नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का एक और सेशन लेके मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो टॉप स्टोरीज हैं दोस्तों, जो हम कवर अप करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जल्दी मैं इस पर सेशन लेके आने वाला हूँ और आज वही सेशन है। हम जानेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आई हैं इस इंडेक्स के थ्रू। दूसरा हम बात करेंगे डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ये फिर से चर्चा में आया है क्योंकि दोबारा फिर जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA ने एक तरीके का एनालिसिस किया है, उनकी एक रिपोर्ट आई है, उस पर हम बात करेंगे। थर्ड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर रोशनी एक्ट, जो कि 2001 में इनेक्ट किया गया था। क्या है इस एक्ट के अंदर में, ये हम जानेंगे, और रोशनी एक्ट ही इसे क्यों कहते हैं इस ये भी मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ, जीरो इफेक्ट स्कीम, बहुत पहले भी हमने इस पे बात की है, करते रहेंगे क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें आती रहती हैं, इवॉल्व होती रहेंगी, इसको हम डिस्कस करते रहेंगे। फिफ्थ, इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, इस पे मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। एंड देन फाइनली एक रिपीटेड स्कीम मैंने ली है, इसमें हम पहले बातचीत कर चुके हैं, एक्रॉस स्कीम। इसको दोबारा से देख लेंगे ताकि एक क्विक रिवीजन हमारी हो जाए। एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। रेडी गाइज? चलिए, इस सेशन में आपको क्या मिलेगा? इस सेशन में ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे अलॉन्ग विथ 4 MCQs। तो टोटल हमारे 4+3+R, आज के 4 मिला के हमारे कितने हो जाएंगे? 11 MCQs हम कवर अप कर चुके होंगे। हमारा टारगेट है 20 MCQs का। बहुत ही अच्छे MCQs हैं, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, आपको बिल्कुल अपडेट रखते हैं। एक एक्स्ट्रा एज की एक प्रैक्टिस तो आपको देते ही देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस सेशन में, जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए और अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखिए। आपके ही प्यार और सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए बना के लेके आता रहूँगा। सबसे पहले बात करेंगे हमारी जो पहली स्टोरी है, दैट इज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और ये टोटली मिला के कितनी हो जाएगी? 655 स्टोरीज वी हैव कवर्ड सो फार इन दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग सेशंस ऑफ PIB, राइट? तो चलिए, पहला क्या है अपने पास? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। रिलीज किसने किया है? रिलीज किया है नीति आयोग ने। क्या ऐसा कुछ ग्लोबल लेवल पे भी ऐसा कुछ है क्या, इंडेक्स वगैरह? बिल्कुल है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। इसको कौन रिलीज करता है सर? ये UNDP प्लस में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI, दोनों मिलकर करते हैं। क्या करते हैं? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज करते हैं। अब अगर हम अपने MPI की बात करें, NMPI की बात करें, तो इसमें इन्होंने ये क्यों रिलीज किया गया है? बेसिकली क्या है कि मल्टी गरीबी की तो बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है ना। कोई दिमाग से गरीब हो सकता है, कोई पैसे से गरीब हो सकता है, कोई भोजन से गरीब हो सकता है, कोई वस्त्र से गरीब हो सकता है। तो गरीब के तो मल्टीपल डायमेंशंस है, उन्हीं को ही मतलब एक तरीके से रीऑर्गेनाइज करने की बात कही गई है इस इंडेक्स के थ्रू, कि हम गरीबी को थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे। और उसका पूरा पैमाना किस पे नापा गया है? पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्योंकि कुछ भी आप कर रहे हैं, कपड़े आप पहन रहे हैं, खाना आप खा रहे हैं, आप कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए आप कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं, राइट? आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है, ठीक? तो इसी चीज पे ये नीति आयोग लेके आया था। साथ ही साथ ग्लोबल MPI की जो रैंकिंग अभी हाल फिलहाल ताज़ा ताज़ा रैंकिंग आई है, जिसमें भारत को 66वां पोजीशन दिया गया है आउट ऑफ 109 कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं नीति आयोग का जो ये NMPI है, अब ये लोग चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल ग्लोबली अलाइंड होकर हमारी रैंकिंग और अच्छी हो, हम बेहतर मतलब परफॉर्म कर पाएँ। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत भी जो काम हो रहा है, जो जिसमें टारगेट मतलब एम नंबर 2 है, जो मतलब कि at least by half a portion of men and women and children of all ages living in poverty in all its dimension have been lifted। तो ये सब जो टारगेट्स हैं, इनको इनको बढ़ाने के लिए, इनको इनको मतलब अच्छा करने के लिए आने वाले फ्यूचर में ये सारे इंडेक्स वगैरह हम नेशनल लेवल पे भी निकाल के लेके आते रहते हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें 3 बड़े बड़े वेटेड डायमेंशंस हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा चार्ट में। एक तो है हेल्थ, फिर है एजुकेशन, और फिर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 1/3 इसको दिया है, 1/3 इसको दिया है, 1/3 इसको दिया है। अब आप हेल्थ में जाएंगे तो हेल्थ में आपको दिखेगा, एक तो है न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, एंटीनेंटल केयर। एजुकेशन में जाएंगे तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जाएंगे तो कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट। तो ये सारी चीजें मिलाकर ये इंडिकेटर्स हैं, एंड दीज आर द वेटेड डायमेंशंस। क्लियर? अब निकल के क्या आया सर इंडेक्स में? सामने निकल के ये आया कि बिहार में ज्यादातर लोग गरीब पाए गए हैं, फॉलोड बाय झारखंड एंड देन यूपी। इसमें मल्टी डायमेंशनली पुअर है, मतलब ये सारे डायमेंशन में ना हेल्थ अच्छा है, ना एजुकेशन अच्छी है, ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, ठीक है?
बिहार में एक चीज़ और पाई गई है, क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर होने वाला है जनवरी में, तो इसलिए स्पेसिफिकली बिहार पर जोर देके मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस इंडेक्स को तो करके ही जाए। इस इंडेक्स से सवाल गारंटेड है, 100% आएगा, लिख के ले लेना। बिहार ऑल्सो हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ माल नरिश्ड पीपल फॉलोड बाय झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक, तो ज्यादातर कुपोषित लोग भी बिहार में ही ज्यादा है। केरल ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, हालांकि एक चीज समझ में आती है कि आप कंपैरिजन कर कैसे रहे हो, तो कंपैरिजन ही गलत है ना। बिहार बहुत बड़ा राज्य है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। केरल बहुत छोटा राज्य है, बहुत कम लोग हैं। तो आप अगर ऐसे करोगे तो फिर तो गड़बड़ हो गई। मान लीजिए एक जगह पे आपके 10 अमीर लोग रह रहे हैं, एक जगह पे आपके 1,000 लोग हैं जो कि बहुत गरीब हैं। कंपैरिजन कैसे होगा? ये मैं नहीं कह रहा, ये मतलब ट्विटर पे अगर आप जाएंगे तो जो केरला के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके नीचे किसी एक यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले ही बच्चे ने एक वो डाला हुआ था, एक कमेंट डाला हुआ था जिसको बहुत ज़्यादा लाइक्स मिले, राइट। तो ये सब चीज़ें समझ में आता है कि हाउ यू कैन कंपेयर दिस। तो हम कंपेयरिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ एक जो आंकड़े आए हैं वो दिखा रहे हैं। एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। सबके अपने अपने अलग मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हैं, अपनी अलग अलग कमियां हैं। तो केरल की यह है कि केरल में जो है लोएस्ट पॉपुलेशन रजिस्टर हुई है फॉर द पॉवर्टी लेवल्स, उसके बाद पुदुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा एंड सिक्किम। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की इसमें ज़रूरत है। एक चार्ट और दिखा देता हूँ, हेड काउंट रेशियो। एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हेड काउंट रेशियो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे ऐसे ही सवाल बनते हैं। तो इसमें आप देखेंगे टॉप ऑफ द चार्ट कौन है, बिहार है, कितनी गरीबी है 50%, बहुत ही बढ़िया। झारखंड कितनी है 42%, यूपी 38%, एंड देन यू विल सी केरल एट द बॉटम दैट इज ओनली 0.71%। क्लियर है? डायमेंशंस बता चुका हूँ, इंडिकेटर बता चुका हूँ। अगले पे आते हैं, दैट इज डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर क्या है कि एक हाल फिलहाल वाटर लेवल डेटा का एक एनालिसिस हुआ है, जिसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने ही इसको एनालाइज किया है। इसमें बोला गया है कि अबाउट 33%, यानी 1/3 जो कुएं उन्होंने मॉनिटर किए, उसमें पानी का लेवल जो है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है 0 से 2 मीटर तक। हालांकि 4 मीटर तक अगर डिक्लाइन हो जाता है तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसमें यूनेस्को का भी एक वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था 2018 में, जिसने ये बताया था कि भारत जो है वो लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर है ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड। उस रिपोर्ट ने ये बात कही थी, कितनी बड़ी बात है सोचो। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर टू नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नेवर मेजर्ड, राइट। अकॉर्डिंग टू CGWB, यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, with 230 billion meter cube of groundwater drawn out each year for irrigating agricultural lands in India, many parts of country are experiencing rapid depletion of the groundwater। अब मैं इसको एक तरीके से और समझाता हूँ इसी लाइन को, जो ये कह रहे हैं, जो मतलब बोर्ड कह रहा है कि देखो भाई काफ़ी ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। अब जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, जैसे चावल हो गया, पानी बहुत ज़्यादा लेता है। अब चावल लोग क्यों उगा रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब हरियाणा के लोग तो चावल कम खाते हैं, बट चावल वो बहुत ज़्यादा उगाते हैं। क्यों उगाते हैं? क्योंकि उनको MSP अच्छी मिल जाती है उस पर, समझ रहे हैं। सरकार खड़ी है सामने पैसा देने के लिए, तो वो उगा रहे हैं, ठीक है भाई, हमें पैसा मिल रहा है, वी आर डबलिंग आवर इनकम, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जो वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप्स है वो आपका एक तरीके से क्या नुकसान कर रहे हैं, आपका जो ग्राउंड वाटर है उसको पूरी तरीके से तबाह कर रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। Green revolution enabled water-intensive crops to be grown in drought-prone water-deficit regions, leading over to the extraction of groundwater। जो मैंने बात आपको समझाई वही बात ये अब कर रहे हैं। अब क्या इसको लेके कुछ पहल की गई है? बिल्कुल की गई है। एक जल शक्ति अभियान लेके आई थी सरकार ने 2019 में, जब नई सरकार बनी, मोदी गवर्नमेंट फिर से फॉर्म हुई, उन्होंने तुरंत एक मंत्रालय बनाया, जल शक्ति मंत्रालय। उसके तहत जल शक्ति अभियान लॉन्च किया गया, जिसमें बोला गया कि जो भी अभी ग्राउंड वाटर कंडीशंस है, क्योंकि देखिए गर्मी आते आते तो सब जगह हाहाकार मचने लगता है ना, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे कहीं की भी बात हो, तेलंगाना की बात हो, हैदराबाद की बात हो, कहीं की भी बात हो, काफी वाटर स्ट्रेस चीजें हो जाती हैं। 256 डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये लोग बता रहे हैं कि 256 जिलों में ऐसा देखा गया है। तो ये सब पैमाने के लिए, वहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए वाटर अवेलेबिलिटी, इसलिए जल शक्ति अभियान लाया गया। उसके बाद 2020 में मास्टर प्लान एक लॉन्च किया गया फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर, ये भी इसमें किया गया, ठीक है। फिर आपके पास नेशनल वाटर पॉलिसी है 2012 की, अटल भूजल योजना है जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा असिस्टेड है। ये सारी चीज़ें, तो सरकार ने काफ़ी इसमें इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड स्टोरी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर रोशनी एक्ट। इसमें क्या हुआ है कि 1 नवंबर 2020 को यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बोला कि देखो भाई, जो भी आप लैंड ट्रांसफर्स कर रहे हैं, लैंड ट्रांसफर ऐसे तो करेंगे नहीं, कोई कानून होगा ना,
तो उसके लिए कानून है जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप्स टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001, जिसे प्यार से रोशनी एक्ट भी कहते हैं। इन सबको करो स्क्रैप, कैंसल कैंसल कैंसल। ठीक है। एलिगेशंस क्या लगाए गए कि आप जो इस कानून के तहत जो ये लैंड ट्रांसफर्स कर रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो हम तो भैया इस सब एक्ट को कर रहे हैं नल एंड वॉइड, स्क्रैप इट। ठीक है। अब रोशनी एक्ट की थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो 2001 में इसे लाया गया था। इसलिए लाया गया था ताकि जो एक अनऑथोराइज लैंड है, जैसे कोई ज़मीन है जिसपे मतलब किसी की अथॉरिटी ही नहीं है, तो उसको हम रेगुलराइज कर सकें। सोच अच्छी थी। फिर इसमें क्या किया गया, इसमें जो है ऑनरशिप राइट्स दिए गए स्टेट लैंड के, उनको ट्रांसफर किया गया, कुछ कुछ लोगों को दिया गया, कुछ एक पर्टिकुलर पेमेंट कॉस्ट जो है वगैरह वो ली गई। अब इसके तहत फिर सरकार ने क्या कहा कि जो भी हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जो ये ट्रांसफर हम करेंगे, तो हमें तो कुछ मतलब कॉस्ट एक मिल रही है ना, कॉस्ट ऑफ पेमेंट, तो जो रेवेन्यू हम इसमें जनरेट करेंगे हम इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में लगा देंगे। ठीक है। दैट्स वाई ये नेम यहाँ पे क्या आया, रोशनी, क्योंकि बिजली उत्पन्न करने के काम में लगाया जा रहा है, तो इसलिए इसे रोशनी एक्ट कहा गया। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज अ रोशनी एक्ट। क्लियर है दोस्तों। अब इसमें कुछ कुछ मतलब समय समय पर कानून में, आप जानते ही कानूनों में संशोधन वगैरह होते ही रहते हैं, तो इसमें कुछ कुछ संशोधन वगैरह किए गए कि दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। फिर 2009 में पता चला, 8 साल के बाद, जब स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक एफआईआर रजिस्टर की बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कि इन्होंने देखो भैया की है धांधली, इन्होंने किया है करप्शन, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है कि इलीगली ही इन्होंने कुछ ज़मीनें खुद भी पोजेस कर ली है और कुछ लोगों से भी करवा दी हैं, और उसके लिए कोई क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कोई डॉक्यूमेंटेशन काम भी नहीं हो रहा, बहुत सारा करप्शन में माल कमाया है इन लोगों ने। तो ऐसे एफआईआर जो है वो स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने लगाने शुरू किए। 2014 में जब सीएजी की रिपोर्ट को आप देखेंगे तो उन्होंने बोला कि 25,000 करोड़ का टारगेट था रेवेन्यू का, कितना आया, 76 करोड़ भी नहीं आया, कहाँ गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। दैट्स वाई द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन हैड डिसाइडेड टू कैंसल इट, टू स्क्रैप इट, जम्मू एंड कश्मीर रोशनी एक्ट ऑन 1 नवंबर 2020। क्लियर है। चलिए चौथे पे आते हैं, दैट इज जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। 2016 में इस स्कीम को लाया गया, कौन सा मंत्रालय से लेके आया, एमएसएमई, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो मंत्रालय इसे लेकर आया। इस स्कीम में क्या बात कही गई, इसमें एक मतलब सर्टिफिकेशन सिस्टम, एक कॉम्प्रिहेंसिव एकीकृत अप्रोच था। इसमें क्या था कि बात की गई प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, पॉल्यूशन मिटिगेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, इन सब चीज़ों पे जो है बात की गई। तो थोड़ा सा और इसको तह में समझते हैं। इस मिशन का मतलब ये था, इस स्कीम का मतलब ये था कि हम जेड कल्चर, जीरो डिफेक्ट इफेक्ट कल्चर जो है हम भारत में बनाएंगे। उससे क्या होगा, जीरो, अब डिफेक्ट का यहाँ पे मतलब समझिए, जीरो डिफेक्ट का यहाँ पर मतलब है कि कस्टमर पे फोकस करना। जैसे मान लीजिए मैं कोई इंडस्ट्री रन कर रहा हूँ, तो कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, कोई प्रोडक्ट अगर बनाऊंगा तो वो एंड कंज्यूमर यूज करेगा, तो प्रोडक्ट बेहतर बनाऊंगा ताकि कंज्यूमर्स बढ़े, राइट, एंड कंज्यूमर्स उसकी तारीफ करें, अच्छे अच्छे फीडबैक्स दे ताकि वो प्रोडक्ट और आगे अच्छा चले। तो एक तो फोकस रहेगा बिल्कुल कस्टमर सेंट्रिक। उसके बाद फिर इसमें कोई जीरो वेस्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट बनाने में कोई नॉन कंप्लायंस चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो ये था जीरो डिफेक्ट। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, जब आप इस तरीके से बनाएंगे, सटीक काम से बनाएंगे, तो इसमें कोई एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉलिड वेस्ट नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। तो ये सारे इसमें ये इफेक्ट आते हैं। तो दिस इज, दैट्स व्हाई दिस स्कीम इज बीन कॉल्ड जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। तो ये जो मैंने सारा आपको बताया, ये पूरा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आराम से देख लीजिएगा। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा मेक इन इंडिया बूस्ट होगा, बढ़िया बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे। अब इसमें मॉनिटर कौन कर रहा है इन सब चीज़ों को, यानी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो उसका नाम है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उनको नियुक्त किया गया है कि भैया आप जो है इनकी मॉनिटरिंग और इंप्लीमेंटिंग यूनिट है इस स्कीम की, आप देखेंगे, आप सुनिश्चित करेंगे कि भारत में जेड कल्चर बनना चाहिए। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की थोड़ी अगर बात कर ले तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया गया है। बस इतनी जानकारी रखिएगा, काम हो जाएगा। चलते हैं अगली स्कीम, अगली स्टोरी की तरफ, स्कीम कह रहा था मैं, अगली स्टोरी की तरफ, दैट इज इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो ये भी जल शक्ति मंत्रालय लेकर आई है। इसका पहला एडिशन जो है वो देखा गया है। इसमें कौन है, इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के वाटर रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया गया है। ठीक, अब इस प्रोग्राम में क्या है कि जो भी मतलब इस प्रोग्राम को किसके तहत लाया गया, एक प्रोजेक्ट है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, उसके तहत इसको लाया गया है। इम्प्लीमेंटेड किया जाएगा बाय ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलिया इंडियन की ये जो यूनिवर्सिटीज है उनका एक कंसोर्शियम है। पूरा फोकस क्या होगा कि 70-20-10 को अचीव करना है, इस ढांचे को अचीव करना है। अब ये है क्या, समझ लो।
70 का मतलब है 70% लर्न एंड डेवलप ऑन द जॉब, राइट। एक्सपीरियंस गेन करना, आप जितना काम करते हैं आपको एक्सपीरियंस आता रहता है। 20% है एक्सपोजर, लर्न एंड डेवलप थ्रू अदर्स, दूसरों से सीखना। 10% है लर्न एंड डेवलप थ्रू फॉर्मल ट्रेनिंग, एजुकेशन। क्लियर है, ये है लर्निंग के ये स्टेजेस होते हैं। एक होता है जो खुद से आप काम कर करके सीखते हैं 70%, दूसरों से सीखते हैं 20%, और कोई फॉर्मल ट्रेनिंग आपको कहीं दी जाती है 10%। तो ये ढांचे को अचीव करना है इस प्रोग्राम के तहत, ठीक। इसमें पूरे का पूरा सारा रहेगा, मतलब वाटर मैनेजमेंट रिफॉर्म्स किस तरीके से किया जाए, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट सपोर्ट किस तरीके से पाए जाए, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मंत्रालय वगैरह का नाम थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, पहला एडिशन है, एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है। छठे पे चलते हैं, इसको हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, एक्रॉस स्कीम। कैबिनेट कमेटी ने इसको मंजूरी दे दी। एक्रॉस का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विसेज, ठीक है। कौन सी मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज। इसका 5 साल के लिए इसको इस स्कीम को लाया गया है। अब इसमें तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से हमें, मतलब जो भी ऑब्जर्विंग सिस्टम सर्विसेज हैं एटमॉस्फेयर के, क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो इसमें अब आपके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैं, फिर आईआईटीएम है, फिर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है, ये सब देखेंगे। अर्ली वार्निंग्स इसमें दी जाएंगी कि साइक्लोन कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, प्लानिंग पॉलिसी बढ़िया की जाए, इफिशिएंट की जाए, इस पर हम बात कर चुके हैं, तो थोड़ा संक्षिप्त में ही आज इसे हम कवर अप करेंगे। तो दिस इज द एक्रॉस स्कीम, फुल फॉर्म याद रखना है, मंत्रालय याद रखना है, ईयर याद रखना है, और क्या करने वाले हैं ये याद रखना है। बस इतना याद आप रख लीजिए, एग्जाम में इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। क्लियर, चलिए अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। कल जो हमने एमसीक्यूज पूछे थे उसका समय आ गया है। हमने आपसे ये एमसीक्यूज पूछे थे, सफ़र से रिलेटेड हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि द इनिशिएटिव इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये स्टेटमेंट है गलत, ये स्टेटमेंट है क्या, गलत, ठीक है। इट मॉनिटर्स वेदर पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, यूवी रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर, करेक्ट नॉट करप्ट। सेकंड, ब्रिक्स इनोवेशन कॉपरेशन एक्शन प्लान 2021-24 जो कि भारत ने ही सुझाया था, कल हमने बात की थी। उसमें थीमेटिक एरियाज में क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें थी, हमने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी, ये सारी थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। विद रेफरेंस टू म्यूटेशन, म्यूटेशन को जब आप देखेंगे तो कोई जब वायरस म्यूटेट करता है तो वो अपना क्लोन क्या हमेशा बनाता है, तो ऑलवेज यहाँ लिखा है नहीं, हमेशा अपने आप की रेप्लिका वो नहीं बना पाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वायरस में जब न्यू म्यूटेशंस होते हैं तो कभी कभार हम उन्हें वेरिएंट्स कहते हैं, कभी कभार हम स्ट्रेन कहते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी। आज के 4 सवाल रेडी हैं दोस्तों। पहला सवाल ही नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर है, आराम से पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। 9th पे इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम का जो पहला एडिशन है उस पर मैंने एक सवाल बना के आपके सामने रेडी किया है, इसको भी आप आराम से पढ़िए। 3 स्टेटमेंट्स है, कौन से सही होंगे बताइए मुझे कमेंट थ्रेड में। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम आज डिस्कस किया है, बिल्कुल आराम से पीआईबी सेशन अगर आपने कर लिया है तो ये सवाल आपसे हो जाएंगे, कोई भी आपको हरा नहीं सकता इन सवालों को सॉल्व करने में, ठीक है। चौथा, डिलिमिटेशन कमीशन पे एक सवाल है, आराम से पढ़िए, पॉलिटी से क्वेश्चन है ये, बाउंड्री कमीशन के ऊपर है। देखिए इसमें क्या क्या गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये हो गए हमारे कुल मिला के आज 11 एमसीक्यूज। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, लेवल 1 लेवल 2, आइए एनरोल कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज हैं आपके लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक है, जाइए चेकआउट कीजिए। सिविल तपस्या का पोर्टल है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, कंप्लीट मतलब संपूर्ण जो समग्र सामग्री है अध्ययन की वो पूरी यहाँ पे आपको मुहैया कराई गई है, बस आपको ज़रूरत है इसमें एक्सप्लोर करने की। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे दोस्तों, टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।